कविता के बाद मुझे पढ़ना था, बड़े मुश्किल हालात हो जाते हैं। अच्छा, मैं देखा हूँ अगर श्रृंगार ट्रैक से थोड़ा भटक जाए तो अश्लील हो जाता है, और अगर ओज यानी साहस ट्रैक से थोड़ा सा भटक जाए तो दुस्साहस में बदल जाता है। अतुल जी ने कहीं भी एक भी पंक्ति इन्होंने ऐसा नहीं कही कि जाकर हम इस्लामाबाद में झंडा गाड़ देंगे या जाकर के हम संघाई और बीजिंग में झंडा फहरा देंगे। ऐसी कोई बात किए बिना भी ओज हो सकता है। एक बार बहुत अच्छी ताली बजाइए। विरोधी जी ने कहा कि मुझे अच्छा ओज का कवि चाहिए, तो अच्छे कवि के नाम पे सिर्फ अतुल वाजपेयी जी मेरे दिमाग में आए। बहुत सारे ऐसे कवि जगह जगह जाके झंडा गाड़ते रहते हैं। इस्लामाबाद में गाड़ते थे, वहां जगह भर गई, अब वहां बीजिंग में गाड़ रहे हैं। लेकिन वो गाड़ेंगे। मैंने लिखा था कि घर में काट न पाइन भिंडी चीते चले हैं रावलपिंडी। मतलब घर में चाय नहीं खौला पाते हैं, बातें खूब खौलाने की जिस उम्र में सरहद की चिंता करनी चाहिए उस उम्र में सरहद के पीछे हमारे अच्छा, मतलब जोर जोर से कहने से क्या हो जाएगा? हम आपको सरहद पे खड़ा कर दें, आप जोर जोर से कहिए, उससे क्या हो जाएगा? गोली तो चलेगी नहीं। क्या होगा भाई? एक ऐसे कवि थे, बताओ, सरहद पे लोग खड़ा कर दिए, वो जोर जोर पढ़ते थे, सामने वाले को अटैक आ गया। चलाओ गोली, देखो पढ़ते पढ़कर के मार डालेंगे तुम। अच्छा, देखा है वो कविता पढ़ते हैं तो कहते हैं अगली पंक्ति पर एक एक देशभक्त की ताली चाहता हूँ। अच्छा, ताली कौन न बजाए? अच्छा, ताली जो ना बजाए वो देशद्रोही। एक एक देशभक्त खराब में मैं देशभक्त में बजाऊंगा, इस शंकर में ताली बहुत बज जाती है। अच्छा, हम लोग ऐसा कुछ कहते नहीं है तो उतनी ताली नहीं बजती। कैसे कहें भाई, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा देशभक्ति जगा भी नहीं सकते। देखिए माला हमको ही कहना हमने कभी कविता ही नहीं पढ़ी, हम कहने माला से कहते। अब आप बच्चा सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, वीर रस की बात चल गई, मुझे दिमाग में वीर रस ही गूंज रहा है। एक बार क्या हुआ कि वीर रस के कवि की शादी हो गई। होती है, वो भी शादी करते हैं, देश के पीछे नहीं जान देते हैं, बीवी के पीछे भी जान देते हैं। अब एक वीर रस के कवि की शादी हो गई। अब दिक्कत क्या हुई कि पत्नी घूंघट नहीं उठा रही। वीर रस के कवि की शादी, पत्नी घूंघट नहीं उठा रही। अब उसके अंदर का वीर रस जाग गया। कभी भी जाग सकता है। कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है जो उसे अप्रिय हो तो उसका वीर रस जाग जाता है। अब पत्नी घूंघट नहीं उठा रही, उसका वीर रस जाग गया। उसने पत्नी को समझा पाकिस्तान और घूंघट को समझा सरहद। फिर उसने कविता लिखवा दी। आपको 4 पंक्तियां सुनाता। वीर रस के कवि ने क्या लिखा कि बहुत हो चुकी खींचातानी, बहुत हो चुकी खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम। कि बहुत हो चुकी खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम, और कसम तुम्हें है भारत मां की घूंघट आज उठाओ। घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा। घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं। धरा गगन तीनों दिलों को फिर विष से भर दूंगा मैं। वो मुखड़ा नहीं दिखाया तो मैं ज्वालामुखी दिखा दूंगा। वो घूंघट नहीं उठाया तो इस्लामाबाद जोर से पड़ गया, पत्नी बेहोश, फिर भी उसका तरस नहीं आया। फिर तो क्या कि मेरे ही से प्रचंड ओज को सुनकर भी तू सोई है।
में मुझे कविता पढ़नी थी, तो अंत में हमेशा अध्यक्ष पढ़ता है। सब कवि पढ़ रहे होते हैं, अंत में अध्यक्ष पढ़ता है, बड़ी गंभीर गंभीर कविताएं पढ़ता है। आपने देखा होगा अंतिम व्यक्ति जो बोलता है कितना गंभीर बोलता है कि आपकी हालत गंभीर हो जाती है। मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूं कि मैं बेहद उच्च स्तरीय कवि हूँ, हिंदी भागाध्यक्ष बैठे हुए। मुझे 5 भाषाएं आती है। भाषाएं बताता हूँ, आप मान में लीजिएगा। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है, और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। होगा तो हल्की फुल्की कविता तो लिखेगा नहीं, वो तो बड़ी हाई लेवल की कविता लिखेगा। तो आपको उच्च स्तरीय कविता विरोधी जी कह रहे थे यार सुन, क्या है ना कविता का स्तर खुद गिरता जा रहा है। मैंने कहा मैं बढ़ा के दिखाऊंगा। अब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, देखिए मैंने स्तर को कहां से कहां पहुंचा दिया कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। स्तर देखिए, सुकूने नक्श के दौरे सुनो मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। गाली और पीर भी ऐसा नहीं लिख पाए। फिर से सुनिए और अस्तर उछाल करता हूं। अच्छा, पीछे 2-4 बच्चों ने ताली बजाई। आप बहुत प्रतिभाशाली है, आपको आइंस्टाइन सुनाता हूं कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजनू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आपकी ताली बजा हम लिखकर नहीं समझ पाए और आप सुनकर नहीं समझ पाए, लेकिन कमाल की बात ताली जरूर बजाई और व्यंग अगली पंक्ति पे संभालिएगा। आजकल हिंदुस्तान में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आपको और 4 एक छोटा सा व्यंग सुनाता हूँ। आजकल क्या हालत हो गई, जब हम शाम को टीवी के सामने बैठते हैं, शाम के 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 टीवी देखते हैं, वहां से एक व्यंग गढ़ा है, सुनिएगा कि मैं ये देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा। मैंने कुत्ते से पूछा क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर चाहिए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला कुत्ते माना कि भौंकना तेरा फर्ज है। अगली पंक्ति पर बच्चों व्यंग अच्छा आ जाए, भरपूर तालियां बजाइएगा। कुत्ते, संपादक बोला कुत्ते माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के किसी न्यूज एंकर। हमें ऐसा लगता है जब एक प्राइम टाइम डिबेट आए तो जिस तरह से फिल्मों में सिगरेट वाला सीन आता है तो नीचे वैधानिक चेतावनी लिख के आती है, सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उसी तरह से जब प्राइम टाइम डिबेट आए तो नीचे वैधानिक चेतावनी लिख के आनी चाहिए कि प्राइम टाइम डिबेट देखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और भाषा क्या होती है, मैं बहुत देर तक आपको व्यंग सुना सकता हूँ। एक लाइन में देखिए व्यंग कैसे होता है कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है। एक लाइन में बहुत अच्छा व्यंग आपको सुना रहा हूँ। कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है और
कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी ये व्यंग्य की भाषा होती है। और चार पंक्तियां सुनिए। व्यंग्य की भाषा क्या होती है कि आप सबने देखा होगा हर बड़े शहर में या खास तौर पर राजधानी में एक गांधी मार्ग जरूर होता है। वहां से मैंने एक व्यंग्य उठाया कि गांधीवादी कितने तरह के होते हैं। हमारे देश में दो तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं, गांधी के फॉलोअर्स। हमारे देश में दो तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। पहले वो जो महात्मा गांधी मार्ग पर चलते हैं और दूसरे वो जो महात्मा गांधी मार्ग बनवाते हैं। मैंने मार्ग बनवाने वाले से पूछा, यह कैसा गांधी मार्ग है जहां सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं। मैंने पूछा ये कैसा गांधी मार्ग है जहां सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं। वो बोले गांधी के पथ पर चलना आसान थोड़े। ये व्यंग्य की भाषा होती है। रुपया आजकल बहुत गिर रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि गिरता कहाँ है। कहीं गिर रहा हो भर भर हम लोग चले जाएं, उसको समझ नहीं आता कहाँ गिरता है। मैंने रुपए गिरने को लेकर के चार पर हम लोग बड़े सकारात्मक वे में लेते हैं कि रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपया 4 गुना नीचे ढह गया, 4 रुपया बस 1 रुपया रह गया। रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपया 4 गुना नीचे ढह गया, 4 रुपया बस 1 रुपया रह गया। पूरे देश ने चिंता जताई, अतुल वाजपेयी ने हमको मिठाई खिलाई। सुनिएगा, बोले पंकज प्रसून खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, रुपया 4 गुना नीचे ढह गया है। अरे हमारे 4 लाख का लोन अब 1 लाख रह गया। अच्छा, मैं पेशे से वैज्ञानिक हूँ। पेशेंट विनोदे जी बार बार बता रहे थे, मैं दवा बनाने का काम करता हूँ। और कभी कभी क्या होता है, दवा बनाना बहुत आसान काम नहीं होता है। एक बार हम लोगों ने दवा बनाई, एक ऐसी दवा बनाई जिसे खा करके 45 साल की महिला 25 की लगने लगी। यकीन मानिए वो दवा फ्लॉप हो गई, चली ही नहीं। बाकायदा रिसर्च हुई आखिर क्यों नहीं चली, तो पता चला कोई भी महिला खुद को 45 का मानने को तैयार नहीं। अच्छा, एक बार अतुल वाजपेयी हमारे बीच में झगड़ा हो गया। ये कह रहे थे पंकज प्रसून पता है प्रेम की भूख बहुत बड़ी होती है। देखो मैं देश से कितना प्रेम करता हूँ। मैं कहता नहीं प्रेम की भूख नहीं बड़ी होती, मैंने कहा पेट की भूख बड़ी होती है। अब इन्होंने उदाहरण दिए कि प्रेम की भूख बड़ी होती है, लैला मजनू, सीरी फरियाद, रोमियो जूलियट प्रेम में कुर्बान हो गए। मैंने कहा नहीं, देखिए पेट की भूख बड़ी होती है, वरना एक साइंटिस्ट लिफाफे के लिए यहाँ काफी पाठ क्यों वैज्ञानिक रूप से डिसाइड नहीं हो पा रहा, बड़े अलग अलग मत हो गए। आप सब लोग पढ़ते होंगे फलाने का मत, फलाने का मत, ऐसे तमाम मत हो गए। तो अब क्या हुआ, हमारे यहाँ लैब है, लैब में चूहे हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट लगाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट लगाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैंने क्या किया कि एक पिंजरे में चूहा और चूहिया दोनों साथ में रहते थे, दोनों में बहुत प्रेम था। हमने चूहे को चूहिया से अलग कर दिया और उसको 7 दिन तक भूखा रखा। 7 दिन के बाद सामने चूहिया रखी, बगल में मटर का दाना रखा। मैंने कहा प्रेम की भूख बड़ी होगी तो चूहिया के पास जाएगा, पेट की भूख बड़ी होगी तो मटर के दाने के पास जाएगा। अब चूहे ने चूहिया को देखा, मटर के दाने को देखा, फिर चूहिया को देखा और किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में वापस अपने पिंजरे में चला गया। हमने उसको 7 दिन तक और भूखा रखा। 7 दिन के बाद हमने चूहे के सामने चूहिया रखी, बगल में चने का दाना रखा। उसने चने के दाने को देखा, चूहिया को देखा, फिर अपने पिंजरे में चला गया। लेकिन हम भारतीय वैज्ञानिक तब तक एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता। हमने उसे 7 दिन तक और भूखा रखा। इस बार हमने चूहे के सामने चूहिया रखी, बगल में गेहूं का दाना रखा। चूहे ने गेहूं के दाने को खा लिया। मैंने कहा देखिए अतुल वाजपेयी, सिद्ध हो गया ना कि पेट की भूख प्रेम की भूख से ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन हम वैज्ञानिक अति उत्साह का शिकार हो जाते हैं।
पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट हो चुका था, फिर हमने शोध पत्र लिखा। शोध पत्र को एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल में भेजा। उसमें मैंने लिखा कि पेट की भूख प्रेम की भूख से ज्यादा बड़ी होती है। इति सिद्धम एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध हो हुआ। उधर से संपादक का कमेंट आया और मेरे सोच की दिशा बदल गई। कमेंट सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। उसने लिखा कि रिसर्च तो ठीक है, लेकिन पंकज प्रसून जी, जिस तरह से आपने ये दाने बदले हैं, अगर उस तरह से चूहिया एक हमारे नए वैज्ञानिक आए थे, तो वो न्यूरो बिहेवियर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी कि ब्रेन के बिहेवियर का चूहों पे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि चूहे की एक टांग तोड़ दी, बोले चूहा चल। चूहा 20 कदम चला और फिर रुक गया। उन्हें चूहे की 2 टांगें तोड़ दी, बोले चूहा चल। चूहा 15 कदम चला और फिर रुक गया। उन्होंने चूहे की 3 टांगें तोड़ दी, बोले चूहा चल। चूहा 5 कदम चला और रुक गया। उन्हें चूहे की 4 टांगें तोड़ दी और बोले चूहा चल। चूहा वहीं जाम हो गया, बिल्कुल नहीं चला। अब उन्होंने निष्कर्ष दिया, निष्कर्ष सुनिएगा और व्यंग लगे हो गया है तो तालियां बजाइएगा। उन्होंने कंक्लूजन दिया, अगर चूहे की 4 टांगें तोड़ दी जाएं तो चूहा बहरा हो जाता आइए आपको एक आखिरी कविता सुनाता हूं। और अभी तक हमने आपको बहुत हंसाया, आपको मैं जितना हंसा सकता था उतना मैंने हंसाया, लेकिन अब मैं ताली बजा दीजिए। तो अब मैं एक ऐसी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, दूसरी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। एक मेरी कविता है जिसे अनुपम खेर जी ने कई बार पढ़ा, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क, उन्होंने उस कविता को पढ़ा इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मैं सबको वो कविता समर्पित करना चाहता हूँ। उस कविता का टाइटल ही ऐसा है, उस कविता का टाइटल है लड़कियां बड़ी लड़ाका। वो कविता एक ऐसी कविता जिसकी वजह से मेरी तो हास्य कवि की पहचान थी। इस कविता ने मेरी पहचान को बदला और लोगों ने कहा नहीं, हास्य लिखने वाला संवेदना की भी बात कर सकता है, वो मन के उस संवेद की बात कर सकता है जो बड़ा महीन होता है, उस वहां को छू सकता है, मर्म को छू सकता है। क्या हुआ, मैं तो लखनऊ की लड़कियों को अक्सर देखता रहता हूँ, आप भी देखते होंगे। भाई कितनी देर तक देखते हैं, इस पर डिपेंड करता है। कानून है 30 सेकंड से ज्यादा देखेंगे तो फिर आप अच्छा मैं देखता हूँ, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। मैं यहाँ आईटी चौराहे पे देखता हूँ, यूनिवर्सिटी के पास में लड़कियां राइट इंडिकेटर देकर के लेफ्ट को मुझे लगता है सशक्तिकरण हो चुका है। अच्छा कहीं कहीं तो मैंने देखा है स्कूटी में वो ब्रेक नहीं लगाती है, पैर से ही रोक देती है। मैं इतनी सशक्त हो चुकी, मैंने एक लड़की से कहा कि अरे तुम क्यों नहीं स्पीड ब्रेकर पे, मैंने देखा एकदम से स्कूटी निकाल दी। मैंने कहा तुम क्यों नहीं स्कूटी धीमी करते? उसने कहा कि समाज ने, आप जैसे लोगों ने हमारे पूरी जिंदगी में इतने ज्यादा अवरोध पैदा किए हैं कि मैं स्पीड ब्रेकर का अवरोध पार करना चाहता हूं। मुझे कोई अवरोध बर्दाश्त नहीं है। ऐसी बातें करती है। एक बार क्या हुआ, विवेकानंद के शिष्य ने विवेकानंद से एक सवाल पूछा कि ये बताइए गुरुजी कि दुनिया में माँ का स्थान इतना ऊंचा क्यों है, पिता का क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ। एक पत्थर उनको दिया कि 3 किलो का पत्थर है, इसे ले जाओ अपने पेट में बांध लेना, 7 दिन तक बांधे रहना, उसके बाद आना वापस मुझसे सवाल करना। वो 3 किलो का पत्थर 7 दिन क्या, वो 4 घंटे नहीं बांध पाया। वापस आया विवेकानंद जी के पास और कहा कि पत्थर हटा लीजिए, मैं इसका बोझ सहन नहीं कर सकता हूं। तो विवेकानंद ने कहा कि तुम 3 किलो पत्थर का बोझ 4 घंटे नहीं सहन कर पाए और माँ इतने वजन का शिशु 9 महीने तक अपने ये कविता मैं सारी माओ सारी बहनों को समर्पित करना चाहता हूँ। सुनिएगा, थोड़ी देर आपका मन चाहता हूँ।
लड़कियां बड़ी लड़ाका होती है। क्यों होती है अब मैं बताऊंगा। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। लड़ना होता है तमाम अश्लील भक्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, ऑटो में सट कर बैठे किसी मनचले की फितरत से। उसे लड़ना होता है विडंबना वाले सर से, जाने कितनों के बैठ टस से। अरे वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति न देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा ये दर्द सताता है कि 3 बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। वो स्वाभिमान के बीच होने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। अरे वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए। अरे वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, सुखी परिवार के लिए लड़ती है, सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया, ममता, प्यार लेके लड़ती है, और जरूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है, अमृता प्रीतम। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है तो अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है। कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मीली बन के लड़ती है, तो कभी हीरोइन शर्मिला बन के लड़ती है। कभी हीरोइन शर्मिला बन के लड़ती है, कभी नफरत, कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा बन के चुनाव में लड़ती है, प्यार में राधा दीवानी की तरह लड़ती है, तो जंग में झांसी की रानी। जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है, जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है। कभी कल, कभी आज से लड़ती है, कभी कल, कभी आज से लड़ती है, और कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है। कभी रजिया, कभी अपारा बन के लड़ती है, कभी बेगम हजरत महल, कभी मलाला बन के लड़ती है, कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, और जरूरत पड़े तो मैरी काम बन के लड़ती है। कभी दुर्गावती, कभी दामिनी बन के लड़ती है, कभी दुर्गावती तो कभी दामिनी बन के लड़ती है, और अस्मिता पर आँच आए तो कभी पन्ना खाए और कभी पद्मिनी बन के। मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अंतिम की वो पंक्ति जिसकी वजह से मैंने पूरी कविता लिखी, आपका विशेष ध्यान चाहता हूँ। आखिर इतनी लंबी लड़ाई एक लड़की लड़ कैसे लेती है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय का, यहाँ के आदरणीय कुलपति जी का, आदरणीय मंजू जी का, विरोधे जी का। देखिए कितना शानदार ये कवि सम्मेलन हुआ। यहाँ पर सारे कवियों ने कितना आपको हंसाया। आपने एक सेकंड के लिए भी आपने अपना मोबाइल नहीं देखा। आप जब फिल्म देखने जाते होंगे तो बीच में इतनी बड़ी फिल्म होती है जिसमें इतनी बड़ी स्टार कास्ट होती है।